हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम आपको कक्षा 10 की गणित की हर एक चैप्टर को आपको एकदम बढ़िया से ढंग से पढ़ाया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिसमें आपको करवा रहे हैं। तो देखिए इस समय हम पहुंचे हैं 3.3 का क्वेश्चन कराने वाले, जिसमें आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन के एक टाइप, हालांकि उसमें दोनों तरीके दिए हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और उसमें बताइए कि कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है। तो हमेशा उपयुक्त तो विलोपन विधि ही मानी जाती है। विलोपन विधि से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। हाँ, दूसरे क्वेश्चन में आपका मौखिक क्वेश्चन है। मौखिक क्वेश्चन का मतलब आपको तथ्य दिए रहेंगे, तथ्य के आधार पर आपको समीकरण बनाना होगा, समीकरण बनाने के बाद उसको हल करना होगा जो इक्वल में जो वैल्यू पूछा होगा। तो इस हिसाब से जो पूछा था तो उसमें हमने एक क्वेश्चन करा दिया है और बाकी क्वेश्चन आपको आज कराने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 की, ठीक है, क्या गणित, जिसमें हम पहुंचे क्या है, एक्सरसाइज 3.3 यही हो, इसी में कहा पहुंचे हैं। अब इसमें 3.3 का आपको दूसरा का क्वेश्चन बताना है। दूसरे में का दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरे का हल, यही क्वेश्चन हल कराना है। तो पहले दिया जो जानकारी है इसमें उसी, क्योंकि ये मौखिक क्वेश्चन है तो पहले दी गई जानकारियों के अनुसार करेंगे। या फिर पहले मान लेंगे जो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कोई एक नूरी है, एन से डिनोट कर रहे हैं, एक सोनू है, ठीक है, और सोनू की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी थी। मतलब कहीं ना कहीं 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, सॉरी 5 वर्ष पूर्व। तो ये यानी ज्यादा बड़ी है, यानी उम्र, दोनों का उम्र बोले तो उम्र में ये बड़ी है, कितना गुनी है, तो 5 गुना अधिक है। किससे भाई, इस सोनू से। अब इसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब वर्तमान समय हम मिडिल में मानते हैं हमेशा। जब हम, यानी एक तरफ नूरी एक तरफ सोनू है, तो ये वर्तमान, अगर हम वर्तमान इसको समझे, वर्तमान, तो बाद का मतलब होगा इसके जस्ट बाद वाला ऑप्शन यहां पर लिखा जाएगा ये। और इसमें जानते हो कि बड़ा तो हमेशा वही होगी जो भाई जो बड़े हैं, मतलब नूरी अगर अधिक उम्र की है तो वो हमेशा अधिक उम्र की। जैसे मैं और मेरे पिता में तुलना किया जाए तो मेरे पिता मैं कितना भी बड़ा हो जाऊंगा, अगर कुछ वर्ष बीता भी या कुछ वर्ष पहले की बात कर लूं, मैं 5 वर्ष पहले मैं अगर जो भी उम्र का हूंगा, मैं अपने पिता से तो बड़ा नहीं हूंगा, है ना। अगर उन दोनों की तुलना हो रही, मैं कितना भी वर्ष बीत जाए या कितना वर्ष पहले की बात कर दे, हमेशा बड़ा व्यक्ति बड़ा ही रहता है, छोटा नहीं हो जाता। क्योंकि दोनों के उम्र में उम्र तो बढ़ती घटती है अपनी जगह है, लेकिन जो बड़ा रहेगा वो बड़ा रहता है हमेशा। तो ये ध्यान दीजिए कि ये ऑलरेडी से इसमें क्वेश्चन में कह चुका है कि ये कितना, कई गुनी, 3 गुनी थी 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष जब पहले, सॉरी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष जब पहले की बात करें, वर्तमान तो ये है, तो पहले का मतलब होगा कि घटाना होगा, दोनों के आयु में कुछ घटाना होगा। कितना, 5 इसमें से भी घटाओगे, 5 इसमें से भी घटाओगे, 5 इसमें से भी घटाओगे, और कह रहा है ये जो है ना, ये बड़ी है, तो गुना शब्द इसमें लगाते हो, जो छोटा रहता है उसमें कितना गुना, 3 गुना। ये यहां से एक समीकरण बनेगा। और जब 10 वर्ष पश्चात लिखा है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद वाला, बाद, पश्चात, ठीक है। तो पश्चात या इसी को बाद बोलते हैं, बाद। तो इसमें हमेशा जोड़ना होता है, तो 10 वर्ष बाद बोला है, यानी दूसरा स्टेटमेंट यहां से दोनों में 10 जोड़ोगे और दोनों में 10 जोड़ने का तब भी तो ये कुछ गुना बड़ा रहेगा। कितना गुना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुनी रह जाएगी, मतलब 10 वर्ष बाद बोले तो दोनों का उम्र काफी बढ़ चुका होगा, लेकिन फिर भी ये 2 गुना रहे। कौन, ये 2 गुना, यानी बीच में बराबर लगाने के लिए इसमें 2 गुना करोगे। किसकी, क्योंकि छोटे का गुना करते हैं तब बड़े के बराबर आता है। तो ये समीकरण, मतलब यही दोनों स्टेटमेंट, सोचो ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, बस इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ये 2 समीकरण बना देगा। ये वैसे भी दिख रहा है यार, यन और यस को ही मान लो खुद से, तो एक समीकरण इससे मिलेगा, एक समीकरण इससे मिलेगा, लेकिन मैं हर जगह एक्स वाई के रूप में चलता है, तो मैं
मान लेता हूं ऐसे, यहां शब्दों में जब हल करेंगे तो शब्दों में थोड़ा सा बनाकर एक्स वाई के रूप में लिख सकते हो ऐसे। माना नूरी की वर्तमान आयु, दोनों के एक साथ लिख सकते हो यार, अलग अलग। अच्छा चलो ठीक है, एक्स वर्ष तथा सोनू की वही वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु वाई वर्ष है, ये मान लेंगे। अब इसके बाद हम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार क्या, पहला वर्तमान आयु जो मैं एन और एस दिखा रहा था उसकी जगह एक्स वाई समझ लेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, प्रथम ऐसे लिख देंगे, प्रथम शर्तानुसार, बस लिखेंगे शर्तानुसार। शब्द क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले। जब 7 वर्ष पहले बोलेंगे तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, 7 वर्ष पहले स्टेटमेंट बनाने के लिए या समीकरण बनाने के लिए 7 वर्ष, अरे 5 वर्ष पहले की बात करिए ना, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले किसकी, जो पहले है नूरी की आयु। तो भाई वर्तमान जब जितना है तो जानते हो, वो वर्ष पहले, जैसे मैं इस समय कुछ भी उम्र का हूं, है ना, तो 5 वर्ष पहले उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा। जितना वर्ष मैं पहले की बात करूंगा तो उतना वर्ष। जैसे कोई व्यक्ति है, एक रमेश है, रमेश वर्तमान में अगर 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले वो 5 का होगा, तो घटाना पड़ेगा ना। तो वही, तो 5 वर्ष जब पहले बोलते हैं तो घटाना पड़ता है, जब भी बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा x-5 वर्ष, इनका ईयर, मतलब उतने समय में उसकी आयु इतनी होगी। ऐसे ही 5 वर्ष पहले बोले तो कौन, सोनू कितना होगा, तो सोनू में भी तो घटेगा भाई, सोनू भी तो 5 वर्ष पहले कुछ छोटा होगा, जितना वर्ष वर्तमान में है सोनू की आयु, तो सोनू भी कितना होगा, y-5 होगा। तो प्रथम शर्तानुसार अब इसी में संबंध बना दो। अब क्या है, तो x-5 जो है, यानी नूरी की आयु जो है वो कितना, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की y-5 का कितना, 3 गुना थी। 3 गुना मतलब छोटा, याद रखना हमेशा, जो छोटा रहे उसी में गुना शब्द लगाते हैं। गुना का मतलब गुणा हमेशा उसी में किया जाता है, जितना गुना बोले। तो यार अब इसके बाद समीकरण बन जाएगा आपका x-5 बराबर, अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 3y माइनस 5 के 15, इतना होगा। इस -5 को उधर ले जाओ और 3y को इधर ले आओ, तो देखो तो ये समीकरण आपका बन जाएगा कितना, x-3y। क्यों भाई, 3y इधर आ रहा है तो ये प्लस है, इधर आएगा ना माइनस। 3y इक्वल टू कितना हो गया, -5 इधर जाएगा तो उधर हो जाएगा, तो ये -15 प्लस 5 हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा आपका x-3y इक्वल टू कितना, -15 में से 5, यानी माइनस वाला ज्यादा है तो रिजल्ट आपका -10 मिलेगा। यह मिलेगा, समीकरण नंबर 1 बना लो, ये पहला समीकरण। अब दूसरा शर्तानुसार, जब द्वितीय शर्तानुसार ले चलेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, तो दूसरा समीकरण पाएंगे। दूसरा समीकरण क्या है, तो पहले 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पश्चात की बात करें, क्योंकि दोनों की उम्र में अब 10, दूसरा शब्द तो बोल ही रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो ऐसे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात किसकी, पहले जो आयु है निकलेंगे आयु, तो इन 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, तो पश्चात का मतलब बाद, तो आपका वर्तमान कितना है भाई, यक्ष है, यक्ष में कितना जोड़ेंगे 10 वर्ष, इतना जोड़ देंगे, इतना वर्ष बता देंगे कि इतना वर्ष इनकी आयु हो गई। अब इसके बाद ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात इसकी जगह बस सोनू लिख दो, यानी सोनू की आयु पूरी चल रही है, यानी 10 वर्ष पश्चात
सोनू की आयु कितना हो जाएगी भाई, तो y है, y में भी 10 जुड़ेगा और कितना हो गया ये, इतना वर्ष आप वर्तमान, अरे 10 वर्ष पश्चात आयु हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि भाई इसके बाद अब ये अभी भी ये बड़ा ही रहेगा, ये छोटा ही, लेकिन कितना गुना, तो वो जो 3 गुना था 3 गुना ही अब 2 गुना रह गया है। तो मतलब समीकरण में हमेशा लेफ्ट हैंड में x प्लस 10 लिख दो, इसमें नहीं, और इधर बराबर लगाकर x प्लस इधर y प्लस 10 लिख दो, और गुना अभी भी, क्योंकि बड़ा तो यही रहेगा, बड़ा में हमेशा जो छोटा, मैंने कहा छोटे में गुणा किया जाता है, कितना गुना, जितना गुना बोले, क्वेश्चन बोल ही रहा है कि 2 गुना, अभी भी ये रह जाएगी, तो मतलब 2 गुना का गुणा कर दो। तो अब समीकरण आपका क्या बन जाएगा, x, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं और अच्छे समझ आ जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y प्लस 20, इतना होगा। अब 2y को इधर लाओ और 10 को उधर ले जाओ, तो वैसे भी दिख रहा है कि ये 10 उधर जाएगा, माइनस होगा, 20 में से 10 घटेगा, 10 आएगा, और 2y इधर का माइनस, यानी x माइनस 2y इक्वल टू कितना, आपका 10 ही बचेगा। ये समीकरण नंबर बन गया 2। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा करने लगोगे तो शॉर्ट में हो जाएगा। अब इसके बाद x और y का मान निकालना है। तो यहां देख लो, दोनों समीकरण में कोई ऐसा वेरिएबल है जो बराबर है, तो देखा जाए तो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 3y है, इसमें 2y है। देखो 3 और 2 को बराबर करने जाओगे तो लसा लेके, यानी दोनों समीकरणों में कुछ गुणा करोगे, यानी इसमें कितना लसा लेकर 3 और 2 का लसा होगा 6, और 6 बना सकते हो दोनों को, लेकिन उतना करने से अच्छा है कि यार इसमें ऑलरेडी से x और x बराबर है, विलोपन विधि यूज कर लो। जब दोनों का आगे चिन्ह क्या है, यहाँ भी प्लस माना जाएगा, यहाँ भी प्लस माना जाएगा, और मैंने क्या बताया था आपको कि दोनों चिन्ह अगर समान मिल जाए, दोनों चिन्ह समान मिल जाए, तो एक समीकरण में से दूसरे को घटा दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। तो वैसे भी दिख रहा है यार कि ये जब इसमें से समीकरण नंबर 2 वाले में से 1 वाले को घटाएंगे, यहाँ है 1, यहाँ है 1 वाला, तो घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, और प्लस और ये तो माइनस ही रह जाएगा, यानी प्लस में से तब भी घटेगा तो प्लस में आंसर आएगा। तो ऐसा करो, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा लो, आंसर फटाक से आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको अलग कर लेते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इधर का हल है, यहाँ लिख लो समीकरण नंबर 2 माइनस 1 से, कितना लिखकर दोनों को लिखो क्रम से, कितना, x प्लस 2y, सॉरी यार गलत लिखे, x माइनस 2y इक्वल टू 10, यही है दूसरा समीकरण। और पहला समीकरण क्या रहा आपका, x माइनस 3y इक्वल टू कितना, माइनस में 10 था, यही है। अब इसको घटाने का मतलब चिन्ह को परिवर्तित करो, ये माइनस, ये प्लस कर दो, ये फिर इसको भी प्लस कर दो, तो ये देखो आपका ये दोनों तो कट गया। अब प्लस 3 है, यानी सोचो 3y प्लस में है और प्लस कितना, माइनस 2y है, तो सीधी बात है ओवरऑल तो प्लस 3y में से 2y घटेगा, तो रिजल्ट कितना मिलेगा आपका, रिजल्ट आपका मिलेगा 3y में से 2y घटा भाई y बस बचेगा, और यहां से कितना, ये भी प्लस दोनों जोड़कर हो जाएगा कितना, 10 प्लस 10 यानी 20। ये हो गया आपका आंसर। अभी ये वर्ष जो आया है, ये क्या आया है भाई, ये आपका हाँ y किसके लिए थे, सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु निकल गई है, अभी सोनू का निकला है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि नूरी का भी वर्तमान आयु चाहिए हमें, तो ये यानी कह सकते हो यहाँ सोनू का वर्तमान आयु निकला है, लेकिन अभी बाद में लिख लेंगे। तो यह अब y बराबर 20 जो है जितना आया है, उसको समीकरण नंबर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर किसी में रख दो, चाहे पहले में दूसरे में किसी में रख दो। तो चलो समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, 2 में रख लेते हैं, y बराबर 20 समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो रख दो भाई। समीकरण नंबर 2 है क्या, यहाँ आपका समीकरण नंबर 2 है आपका x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसी में हमें x की जगह y की जगह y नहीं रखना है, 20 रख देना है, तो हो जाएगा आपका कितना, x माइनस 2 इंटू y की जगह y मत रखो, y की जगह 20 है तो 20 रख दो, बराबर कितना, और यहाँ पर कितना है 10 है तो 10 रख दो। अब जानते हो ये पूरा इंटू होकर कितना हो जाएगा, x माइनस 22 जा 40 यानी कितना 40 बराबर 10,
अरे -40 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 10 + 40, 10 + 40 बराबर कितना हो गया 50 वर्ष। यानी ये किसका आयु है, यक्स का मतलब नूरी का वर्तमान आयु आ गया। तो यहां लिख सकते हो अतः किसका, नूरी की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा किसके, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, आयु 20 वर्ष है। आंसर यही लिखा हुआ, ठीक है। और क्या चेक कर लेते हैं आंसर क्या सही है। तो ध्यान दो, अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 वर्ष पहले नूरी की कितनी होगी, 45 हुई होगी, और इनका कितना होगा भाई, ये 15 का होंगे। सही बात है, ये 45 यानी ये नूरी जो है वो कितने का 45 वर्ष की होगी, और 5 वर्ष उसमें से घटाओ कितना 15, तो 15 3 45, देख लो सीधी बात है, समीकरण को सोल्व कर रहा है। और 10 वर्ष पश्चात बोले तो वर्तमान 50 है, तो 10 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएंगे, 60 का हो जाएंगे, और 10 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, सोनू 30 वर्ष का हो जाएगा। मतलब 20 वर्ष वर्तमान है, और ये कितना है, वर्तमान में 50 है, तो 10 वर्ष पश्चात यही दोनों तो हो जाएंगे। अब इसमें कितना गुना, तो 2 का गुणा करने पर देखो बराबर आएगा। तो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कह सकते हो कि आंसर सही है। अब इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन हल होता है, इसको नोट कर सकते हो, उसके बाद पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हो, लगा सकते हो, समझ सकते हो। इसी आधार पर बहुत लंबा क्वेश्चन में नहीं लगाते हैं, आराम से कर लेंगे धीरे धीरे। अब इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से थिंकिंग का तरीका अगर आपको ठीक है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपका आता है, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आराम से करते जाओगे। तीसरा आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या में का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, वैसे 2 अंकों की संख्या तो आप जानते हो कहां से स्टार्ट होती है, 10 से पूरा 99 तक, यही है। ये जो 10 से लेकर 99 तक, ये 2 अंकों की संख्या कहलाती है, 2 अंकों की संख्या कहलाती है, याद रखना। बट जब हम बीजगणित में, क्योंकि आपको एक्चुअल में जब बीजगणित में जब क्वेश्चन देता है तो एक्चुअल में कोई वैल्यू तो पुटअप करके दिया नहीं कि यार वो संख्या 45 है, 46 है, 48 है। तो कोई भी संख्या पहले सोचो कि वो उसमें कोई अंक ही तो होते हैं, यानी आगे कोई अंक होता है, यानी मैं लिख दिया जैसे अभी 45 लिखा था, तो ये 2 अंक ही तो है, ये कहलाता है दहाई का अंक। ये जो 4 है वो कहलाता है दहाई, और ये कहलाता है इकाई का अंक, इकाई। ध्यान दो, तो यह दहाई और इकाई के अंक से ही बनता है दो अंकों की संख्या। बट अगर हम इसको गलती से हम ऐसे मान लें कि दहाई का अंक y है और इसके इकाई का अंक दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, क्या इसको x y लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बीजगणित में जब कोई बीजगणितीय अंक संख्या लिखते हो या पद लिखते हो, बीजगणितीय में कोई संख्या लिखते हो, तो उसमें अगर कोई 2 और चर लिख रहे हो और उसके बीच में कोई साइन नहीं दे रहे हो, तो इसके मतलब इसका दोनों के बीच में गुणा माना जाएगा और इससे हो जाएगा x y इंटू वाई। अब क्या इसमें 45 लिखने पर इसमें थोड़ी ना आपस में गुणा होता है, 45 लिखने पर इसमें गुणा नहीं होता, नहीं तो 4 5 20 आ जाता, यानी 45 20 के बराबर है, कभी नहीं। तो इसका मतलब आप कुछ नया तरीका तो अप्लाई करोगे। जब 2 अंकों की संख्या में आप इकाई का अंक x और y मानोगे, तो इसको x y न लिखकर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी जिसको हम कहते हैं विस्तारित रूप, याद रखना है विस्तारित रूप से तुलना करके लिखते हैं। विस्तारित रूप क्या होगा इसका? विस्तारित रूप का छोटे क्लास में पढ़े होंगे, तो विस्तारित रूप होता है यानी 4 × 10 + 5, क्योंकि 45 इसी से मिलेगा। ध्यान से देखो 45। तो आप अब 2 अंकों की संख्या को ऐसे मान सकते हो कि यानी पहला संख्या
में यानी दहाई में 10 का गुणा होता है, तो जब दहाई का अंक यक्स मानते हो तो यक्स गुणे 10 हो जाएगा, प्लस इकाई का अंक लास्ट में होता है तो इकाई का अंक को हम क्या माने वाई। तो ये पूरी संख्या यानी 2 अंकों की संख्या आपको हमेशा इस रूप में माननी पड़ेगी, लेकिन तरीका होना चाहिए। तो हम 2 अंकों की संख्या बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे मान लेंगे कि 2 अंकों की संख्या कितना है 10x प्लस वाई है, तो ऐसे हम मान लेंगे। लेकिन अब मैं बता रहा हूं स्टार्ट में कैसे लिखेंगे। स्टार्ट में लिखेंगे माना, यहां हल लिख दे रहे हैं, माना 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इकाई का अंक कितना है, अंक y है। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों का दहाई और इकाई, तो संख्या ऐसे लिखेंगे, तब संख्या कितनी बन जाएगी, तो संख्या इज इक्वल टू होगी आपका 10x प्लस वाई, या x इंटू 10 प्लस वाई, वही मतलब होगा। तो ये संख्या बन जाएगी, तो संख्या बराबर इतना हो जाएगी। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, या प्रथम शर्तानुसार। तो कह रहा है जैसे मैं कोई 2 अंकों की संख्या में बता दिया अभी, मान लो मैं बोला 75, तो 75 है तो 2 अंकों की संख्या से बना हुआ, एक्चुअल में इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 70 प्लस 5, या इसी को लिख सकते हो 7 गुणे 10 प्लस 5। बट मैं कहूं इनके अंकों के, यानी इसमें 2 अंक यूज हुए हैं, कौन, एक 7 और एक 5, यानी यही 2 अंक, भले ही दहाई इकाई है लेकिन यही 2 अंक है। तो इन अंकों का मैं योग कह दूं कि अब 7 और 5 का योग कितना है, तो टोटल कहोगे सर 12 होगा, 7 और 5 जुड़कर 12 होता है। तो ऐसे ही जब 2 अंकों की कोई संख्या होती है तो उनके अंकों का योग भी कोई ना कोई वैल्यू होता है। तो इसमें लिखा है इस क्वेश्चन में कि कह रहा है यार इसमें जो दहाई का अंक और इकाई का अंक यानी यक्स और वाई है, प्रथम शर्त में बोल रहा है कि इन दोनों का योग जो है वो 9 है, यानी कह सकते हो अंकों का योग दिया है। प्रथम शर्त जो बना रहा है वो बता रहा है अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब ही होगा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यानी टोटल कितना बराबर कितना है 9। तो अंकों का योग यानी दहाई का अंक यानी x प्लस वाई बराबर कितना 9। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, लिखने के लिए हिंदी में लिख सकते थे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक बराबर 9, ऐसे करके भी लिख सकते हो। यहाँ समीकरण नंबर ए बना लो ये। अब दूसरी शर्तानुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त में आपको क्या बनाना है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं। कह रहा है यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इस संख्या का 9 गुना, यानी जो अभिष्ट संख्या है जिसको आपको ज्ञात करनी है, इस संख्या का 9 गुना कर दो, यानी संख्या का शब्द में लिख दे तो समीकरण बनाने के लिए ऐसे लिखोगे, संख्या का 9 गुना किसके बराबर है भाई, संख्या को पलटकर, संख्या को के अंकों के पलटने का मतलब जैसे 75 को मैं कह दूं कि पलट दो तो 57 हो जाएगा, 57, यानी पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे चला जाए। तो इस समय इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 प्लस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जब पलट देते हो संख्या को तो आगे का पीछे, तो उसके दहाई का अंक कुछ मतलब इतना 5 गुणे 10 प्लस 7 ये बन जाता है। तो कोई संख्या ये है, अगर इसके अंकों को पलट दोगे ना तो इसका उल्टा ये बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा, यानी इस टाइप का संख्या बन जाएगा। संख्या के अंकों को के पलटने से बनी संख्या
का कितना 2 गुना, संख्या का 2 गुना, दुगना या 2 गुना लिख सकते हो, दुगना इसके बराबर हो जाएगी, यानी कह सकते हो उसके दुगने के बराबर हो जाएगी। ये शब्द में मैं पूरा लिख दिया स्टेटमेंट को, जो आपका बताने का प्रयास कर रहा है वही कि संख्या का 9 गुना करोगे तो संख्या को अंकों को पलटने से बनी जो संख्या होगी उसका दुगना कर दो, उसके बराबर हो जाएगी ये 9 गुना। तो वैल्यू रखो, तो संख्या है कितना आपका 10x प्लस y है, यही है संख्या। इसका 9 गुना का मतलब इसमें 9 का गुणा कर दो, बीच में बराबर है बराबर लग दो। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या मैंने अभी बताया कितना हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, यानी स्थान बदल गया, और गुणे कितना कर दो 2 गुना कर दो, इसके बराबर हो जाएगी। अब इसी को समीकरण बना थोड़ा सा सॉल्व करो, अपने आप समीकरण निकल आएगा। तो अंदर गुणा करो हो जाएगा 90x, यहाँ हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर, अंदर गुणा करो तो 2 दहा में 20y प्लस कितना 2x। अब एक काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो इस पूरे वैल्यू को इधर ला सकते हो। अब सोचो यहाँ 90x है और ये 2x इधर आएगा तो घटेगा भाई, तो बताओ कितना घटेगा, घटेगा तो कितना होगा, यानी 90 माइनस कितना 2 इतना x हो जाएगा, और ये 9y है और 20y जब इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा, यानी y कॉमन हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 9 माइनस 20, और इस तरफ तो कुछ बचा ही नहीं, सब उठा ला इधर, तो इधर बचेगा 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा, 90 में से 2 गया 88x प्लस, और यहां से कितना 20 में से 9 घटेगा आएगा 11, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है इसलिए चिन्ह यहाँ प्लस की जगह क्या लिख सकते हो माइनस 11y बराबर 0। इन दोनों में फिर से देखा जाए तो आपका एक कॉमन वैल्यू मिल जाएगा कितना 11, फिर से दोनों तरफ से निकालोगे तो कितना मिल जाएगा आपका 11 कॉमन मिल जाएगा। आप कहाँ करें भाई, हाँ ये समझाने के लिए था ना, समझ लीजिए भाई। यहाँ चलिए स्टेटमेंट यहाँ शुरू करते हैं। और अगला 11 कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा कितना 8x माइनस कितना y, क्योंकि 11 निकल गया, पूरा पूरा संख्या बाहर निकल गया, वो कॉमन हो गया बराबर 0। अब इस 11 को उधर भेजोगे हो जाएगा कितना 8x माइनस y बराबर कितना 0/11, और 11 से 0 में भाग देने पर भी कितना मिलेगा आपको, मिलेगा वही संख्या मिलेगी, कितना 0 ही मिलेगी, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हो 0 मिलता है। यानी आपका मिला अगला समीकरण 8x माइनस y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर ये 2 बना सकते हो। पहले में है कितना भाई, पहले में आपका है x प्लस y इक्वल टू 9, और दूसरे में क्या है 8x माइनस y इक्वल टू 0। अब ये काम कर सकते हो, या तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो प्रतिस्थापन लगा सकते हो। मैं प्रतिस्थापन लगाने का रुकिए यहीं पर, यहाँ समीकरण नंबर 2 को देख लो तो क्या करोगे, इसमें अगर y को उधर ले जाए तो y इक्वल टू कितना, यानी 8x बराबर हो जाएगा कितना y हो जाएगा। अब यहाँ यानी y बराबर 8x हो गया, y बराबर 8x, यह वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर सकते हो, यानी कह सकते हो यहाँ स्टेटमेंट बना रहे हैं y बराबर कितना 8x आ ही गया है, x समीकरण नंबर 1 में रखने पर जैसे ही सोचो कि आपका x प्लस वाई है, क्योंकि y का मान मैंने कहा y का मान आपको 8x रखना है, क्योंकि आपका y हट गया है, y का मान x के रूप में है, तो यानी y जहां है y न लिखकर x वाला फॉर्म लिखेंगे, यानी x तो आगे रहेगा प्लस 8x हो जाएगा, यहाँ भी कितना y की जगह 8x बराबर कितना है 9, तो 9 हो जाएगा। और यहां से आप क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो 8x में एक x जुड़ेगा, हो जाएगा 9x बराबर कितना 9 से 9 कटेगा, या 9 को उधर भेजोगे तो वही अपॉन हो जाएगा, x बराबर कितना गया 1 आ गया। तो एक आपका ये कौन सा अंक है, दहाई का अंक, याद रखना ये दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक आपको मिल गया, दहाई का अंक, अभी दहाई का अंक मिला है, संख्या नहीं मिली है। अब इसका मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो यहाँ से y बराबर कितना है 8x है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 8x 8 इंटू x ही कर सकते हो, और x का मान फिर से रख दो, यानी y बराबर तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 1, क्योंकि x का मान ऊपर 1 है वही रख दो, तो कितना हो जाएगा 8। और ये कौन सा मिल गई, ये बन गई इकाई का अंक,
इकाई का अंक, ठीक है। तब संख्या या कह सकते हो अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर कितना है आपका 10x प्लस वाई है। अब वैल्यू रखो तो 10 गुणे x का मान 1 प्लस y का मान 8, यानी वो संख्या कितनी है 18 है। आंसर देख लो 10 × 10, 10 + 8 करोगे 18 आएगा। आंसर आपका 18 है भाई, ध्यान दीजिएगा कितना है 18, ये है आंसर। क्या आंसर 18 ही है? आंसर चेक भी कर सकते हो सही है कि नहीं। तो देख लो 18 में इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 1 + 8, 1 + 8 बराबर कितना 9, यानी पहले समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। कौन सा? ये इसको। और दूसरा समीकरण है कितना? दूसरा समीकरण आपका वहां है कितना उसको या कह सकते हो इसको क्या फॉलो कर रहा है 10x + y, यानी पहली संख्या 18 गुणे 9 कर दो, गुणे 9 कर दो और कितना हो जाएगा 18 9 144 होगा। कितना होगा? और संख्या के अंकों का स्थान बदल दो, स्थान बदलोगे तो कितना हो जाएगा हाँ कितना हो जाएगा भाई? तो स्थान बदलोगे तो 81 हो जाएगा। अब 81 का दोगुना करो तो कितना हो जाएगा आंसर ही 8 9 72 होगा ना, तो हो जाएगा ठीक है 18 9 9 8 72 की 2 हासिल लगा 7, 9 1 में 9 9 7 16 162 होगा। हाँ 18 9 162 होता है। और यहाँ पर कितना होगा? और इसका स्थान बदलो तो कितना, यानी ये स्थान बदल गया 18, इसमें 2 का गुणा करो देख लो 81 गुना भी कितना होगा 162 ही होगा। तो सही है, इसको फॉलो कर रहा है, यानी कह सकते हो आंसर सही है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो। अगला देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो पॉज करके, ये समझ करके। इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि मीना जो है वो 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट लेने के लिए कहा। एक तरीके से खजांची जो है वो कैशियर, उसी को कैशियर कहते हैं, मतलब जो पैसा वैसा देता है आपको, उससे कहा कि भाई 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही दीजिएगा। हालांकि पैसे तो वैसे 10 रुपए 5 रुपए किसी भी नोट के मिल सकते हैं, किसी भी टाइप के, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाल दिया है कि भाई 50 रुपए का नोट होना चाहिए और 100 रुपए का नोट होना चाहिए। उसने कहा, फिर लिखा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट निकाले। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाली बात है। तो मीना, मान लेते हैं कि मीना ने रुपए 50 के, रुपए कितने 50 के यक्स नोट तथा रुपए कितने 100 के वाई नोट प्राप्त किए, या कह सकते हो निकाले। हाँ प्राप्त की, ठीक है प्राप्त किए, ऐसे कह सकते हो प्राप्त किए। अब सोचो मेरे पास अगर रुपए 50 का एक नोट होता है, रुपए 50 का एक नोट होता है तो मेरे पास 50 रुपए ही होता है। अगर रुपए 50 का मुझे पास 10 नोट हो जाए, 10 नोट, तो मेरे पास कितना हो जाता है 500। यानी जितना नोट रहेगा उसमें 50, जितना भी नोट रहेगा, मैं कहूँ 5 नोट है तो 5 में 50 का गुणा कर देगा, उतना रुपए बन जाएगा। मेरे पास 20 नोट रहेगा 50 का, तो 20 का मेरे 50 का गुणा करना पड़ेगा। तो एक कंडीशन हमें ये पता चला है कि यार यक्स नोट है और वो किसका है 50 का, मतलब 50 रुपए वाले नोट से कितना टोटल पैसा बनेगा, तो हो जाएगा 50 यक्स। ऐसे ही 100 रुपए वाले नोट से कितना पूरा पैसा बनेगा, अगर वाई नोट है तो वाई पूरे 100 करने पर ये इतना बनेगा। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार हर एक नोट से उतना गुणा करने पर पैसा बनता है, यानी टोटल मनी कितना होता है उसी में यक्स का गुणा करना होता है, सॉरी
जितने नोट रहे उसमें उसके एक नोट में पैसे की कुल मात्रा का गुणा करना पड़ता है। तो कह सकते हो यहां पर समीकरण में कह सकते हो 50 रुपए 50 के नोटों से प्राप्त कुल धन या कुल पैसा लिख सकते हो, पैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पैसा का मतलब रुपए में ही पैसा लिखते हो, तो यहाँ मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यार वो है, चलो धन लिख देते हैं, पैसा लिखने से अच्छा है धन लिख दो तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो हो जाएगा कितना भाई 50 रुपए का नोट है एक ठो, और कितना नोट है टोटल यक्स, तो यक्स हो जाएगा, 50 गुणे यक्स करने पर 50 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐसी रुपए कितने 100 के नोटों से प्राप्त कुल धन कितना हो जाएगा, कुल धन हो जाएगा आपका 100 गुणे, क्योंकि इस अब नोटों की संख्या कितनी है y है, तो वो गुणे कितना हो जाएगा y हो जाएगा, गुणे y बराबर कितना 100y, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि यार 50 यक्स और 100y, क्योंकि यही दोनों तो कुल पैसा मिला रहे हैं, मैं कहूं यार मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट है, 10 रुपए के कितने 10 रुपए के 5 नोट है, तो 10 गुणे 5 हो जाएगा, तो 10 बचे 50 रुपए मिल गए। मैं कहूं मेरे पास 20 रुपए के 15 नोट है, तो मेरे पास 20 रुपए वाले से कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 300 रुपए हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। मैं कहूंगा मेरे पास अब कुल कितने पैसे हैं भाई, कुल कितने हैं, तो सीधी बात है 50 रुपए प्लस, मतलब ये भले ही नोट 10 के है अगला 20 का है, लेकिन कुल पैसा मेरे पास कितना है, तो टोटल ये दोनों लास्ट में जुड़कर मिलेगा 400 रुपए ही तो मिलेगा। तो वैसे ही सोचो कुल पैसा 50 के नोट से है और 100 के नोट से, अगर मैं कहूं कुल पैसा कितना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कुल धन बराबर हो जाएगा कितना, कुल धन कितना है, तो कुल धन का वैल्यू ऑलरेडी बुक में पहले ही बोला है कि उसने 2000 रुपए निकाला है, यानी कुल धन है 2000 रुपए, कितना 2000 रुपए है। लेकिन कुल धन यहां से मैंने कहा इस तरीके से भी तो फाइंड कर सकते हो, यानी 50 प्लस 100 50 यक्स प्लस 100y, क्योंकि कुल धन प्राप्त करने के लिए स्टेटमेंट भी तो मायने रखता है कि भाई, यानी कह सकते हो 50 के नोटों से कुल प्राप्त धन प्लस कितना हो जाएगा 100 के नोटों से प्राप्त धन, और यही दोनों धन मिलकर टोटल बनाएंगे कितना 2000 रुपए बनाएंगे, यानी कितना 2000 बना जाएंगे। और यहां हो गया, आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहां से 50 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 100 को लिख सकते हो कितना 50 गुणे 2, यानी 50 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो निकलेगा बाहर, तो हो जाएगा 50 और अंदर हो जाएगा यक्स प्लस 2y बराबर कितना 2000, और यहां से एक जीरो कट गया, जब कॉमन पूरा ले लेते हो बाहर निकल जाता है ब्रैकेट के तो काट सकते हो, 5 से कटा 20, 5 एकम 5, 5 चौका 20, और यहां बचा कितना अगला स्टेप में आपका यक्स प्लस 2y इक्वल टू कितना, यहाँ 4 है और बीच में 2 जीरो बचा है, यानी 400। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब इससे छोटा तो समीकरण बन नहीं सकता, तो छोड़ दो इसी पर, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, यानी ये कह सकते हो ये प्रथम शर्तानुसार है, ये वाला जो शब्द है ये प्रथम शर्तानुसार है, और ध्यान दीजिएगा नोटों की संख्या, यानी पहली नोट जो 50 के नोट है वो यक्स ठो है, वो यक्स 10 ठो नोट हो सकता है, 20 ठो चाहे जितना भी हो सकता है, और ये वाई नोट है। वाई नोट का मतलब सीधी बात है कुछ नोट्स की संख्या रहेगी। कह रहा ये दोनों जब नोट कुल कितने हैं, यानी 50 के नोट और 100 के नोट कुल मिलाकर 25 नोट निकाले, 25 नोट, यानी कह सकते हो कि चाहे 50 के नोटों की संख्या जो मिलाकर और 100 के नोटों की संख्या को, दोनों को नोटों की बस संख्या मिला दो तो टोटल 25 आएगा। तो यह कह सकते हो नोटों की संख्या, यहाँ कुल नोटों की संख्या ऐसे। अब दूसरा शर्त जब बनाएंगे, दूसरी शर्तानुसार, तो आप स्टेटमेंट ये देंगे कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या बराबर कितना 25, क्योंकि दोनों को मिलाकर 25 नोट मिल रहा है। एक किताब क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कुल नोटों की संख्या 25 है, और कुल नोटों की संख्या 25 है, तो यह यानी 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या, यानी यक्स
प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल गया 25। और ये सेकेंड समीकरण। आप ऐसे कर सकते हो, जब दोनों समीकरण मिल गए तो क्या हल नहीं कर सकते हो? बिल्कुल आराम से हल किया जा सकता है। बस पहले ध्यान दीजिएगा x प्लस 2i है ऊपर वाले समीकरण में, और नीचे में x, यानी x दोनों में सेम वेरिएबल है और गुणांक भी समान है, लेकिन दोनों का चिन्ह भी समान है। और जब चिन्ह समान होता है तो उस समय मैंने बताया था कि ये जोड़ने पर आंसर नहीं देता, यहाँ पर घटा सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण नंबर क्या, चलो इधर सॉल्व कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा दो, जल्दी आंसर आएगा। 1 माइनस 2 से, तो सामने लिख लो, यानी x प्लस 2i बराबर कितना 400, और अगला है x प्लस वाई, कितना x प्लस वाई बराबर कितना, ये है 25। और दोनों को घटाओगे तो ये माइनस यहाँ भी माइनस, और यहाँ से x में से x घट गया, और 2i में से एक y घटा, ओनली y बचा। और यहाँ से, अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 20 पूरा कटा है भाई। देखो 5 से जब 20 कटा है तो 4 हो गया, ये 0 भी एक गायब हो गया इसके साथ, यानी ओनली यहाँ 40 रहेगा, ये 400 नहीं 40 रहेगा, 40। हाँ, अब 40 में से 25 घटाओगे तो y का वैल्यू आएगा 15। y का वैल्यू 15 आने का मतलब, यानी कह सकते हो कि 100 के यानी रुपए 100 के नोटों की संख्या आ गई। नोटों की संख्या कितनी आ गई है? संख्या 15, वही जो आया है आंसर। अब इसके बाद यक्स की बात करें तो यक्स आप कहीं से भी इसमें पुटअप कर सकते हो, किसी समीकरण में, चाहे इसमें चाहे पहले वाले में भी। हाँ, अब हम क्या करेंगे, y बराबर जितना आया है 15, समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख लो भाई, कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई है। अब x प्लस वाई मत रखिए, y का मान आपको ज्ञात हो चुका है, यानी y बराबर कर 15 रख देंगे, y बराबर 15 बराबर 25, और इस 15 को ले जाओ उधर तो हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15 इक्वल टू कितना गया 10, यानी ये हो गया रुपए 50 के नोटों की संख्या। ये आपका प्राप्त हो चुका है, या कर सकते हो लास्ट में लिख सकते हो ऐसे कि रुपए 50 के, अतः रुपए 50 के कितने 10 नोट है, तथा किसके रुपए 100 के 15 नोट है। और सही बात है, रुपए 100 के 15 नोट से बनेगा 1500 रुपए, और 50 रुपए के 10 नोट से 500 रुपए, और दोनों मिला दोगे 1500 में 500 तो टोटल मिल जाएगा 2000 ही तो दिया है। तो ये समीकरण संतुष्ट कर रहा है, अर्थात आंसर सही है। इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी, ये आपका दूसरा नहीं, ये चौथा ही क्वेश्चन था। सॉरी भाई, ये चौथा ही क्वेश्चन था। हाँ, ये चौथा ही क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था, तो आपका ये चौथा क्वेश्चन ही था। तो चौथा, ये पांचवा अब इसके बाद बताएंगे, जो कि आपके एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई? पांचवा भी लिखा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम तीन दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि एक सुशी नाम की जो लड़की है उसने भी एक पुस्तक 5 दिनों तक
रखने के लिए 21 रुपए दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जो अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त जो भाड़ा था, ये कार वाला जो अगले एक्सरसाइज, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में था, उसी का क्वेश्चन है। सोचो, एक मतलब 3 दिन तक, याद रखना जब भी होगा तो 3 दिन का एक अलग से भाड़ा होगा, अलग किराया होगा। 3 दिन का किराया, प्रथम ऐसे लिख सकते हो, प्रथम 3 दिन का किराया ये फिक्स है मेरे भाई। देखो, इसको ये नहीं कहा गया है कि ये यार ये किस हिसाब से लिया जाए, ये फिक्स है यार कि तुमको 50 रुपए लगेंगे तो लगेंगे। मैं कहा 50 रुपए लगेंगे, सपोज दैट 50 रुपए लगेंगे। ये प्रत्येक दिन का नहीं जुड़ रहा है कि एक दिन का 10 रुपए 5 रुपए, ऐसे 3 दिन का इतना है। हाँ, उसके बाद अगर तुम उससे ज्यादा लोगे तो मैं खा सकता हूं कि एक दिन का मैं बस, इससे बाद अगर 3 दिन के किराया 3 दिन के बाद तुम अगर एक दिन रखते हो तो मैं एक दिन का मैं कहूँ 5 रुपए बस लूंगा, 5 रुपए। तो देखो 50 रुपए में 3 ही दिन में ले लिया, अगला में चौथा दिन बस। मैं ज्यादा लोगे तो मैं देखूंगा कि ऑलरेडी से मुझे फायदा हो चुका है, इसलिए मैं अगले दिन मैं कहूंगा यार 4 दिन रख लो, चलो उसके बाद धीरे धीरे देना, थोड़ा थोड़ा करके देना। एक दिन लिए 5 रुपए देना, फिर अगले दिन हुआ 5 रुपए और जुड़ जाएगा, यानी कितना, अब तुम 5 दिन भी रखोगे तो बस 50 में 10 ही रुपए जोड़ोगे। और मैं कहूं कि एक दिन और 6 दिन ने लिए, तो मतलब हर एक दिन, ये दिन सोचो ये दिन है और 6 दिन हुआ, तब भी कितना, आप 5 ही रुपए दोगे हर एक दिन। उसके बाद मतलब एक नियत भाड़ा फिक्स है 3 दिन का, उसके बाद हर एक दिन आपको एक फिक्स अमाउंट हर दिन बाद जुड़ता रहेगा, वो अलग बात है। यही क्वेश्चन का मोटिव है, मतलब 3 दिन का भाड़ा जो फिक्स है और उसके बाद एक एक दिन एक फिक्स भाड़ा बन रहा है। यानी इसको मैं कहूं 3 दिन का भाड़ा अगर यक्स है तो यक्स नहीं बदलेगा, यक्स तो फिक्स है, वो लगेगा ही लगेगा। हाँ, उसके बाद वाला जो भाड़ा है मैं कहूं कि प्रत्येक दिन का वाई है, तो एक दिन अगर वाई बस रहा 3 दिन के बाद, यानी चौथे दिन बस एक ही दिन रहा तो एक ही वाई रहेगा। अगर 2 दिन रहा तो 2y हो जाएगा, 3 दिन रहा उसके बाद तो 3y हो जाएगा, और उसके बाद अगर 4 दिन रहा तो 4y हो जाएगा। इतना रुपए, यानी भाड़ा ये यक्स में ऐसे जुड़कर टोटल पैसा बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा है। अब इसके बाद सोचो कि पहले अगर हम बोले कि पहले का नाम है भाई सरिता, जो सरिता है, सरिता वो कितने दिनों तक लिए है, 7 दिनों तक, 7 दिन तक, यानी 7 डेज। तो वो किस हिसाब से दी होंगी, तो पहले 3 दिन का, यानी इसमें 3 दिन जो है फर्स्ट 3 डे प्लस बाकी 4 दिन का अलग भाड़ा हिसाब से जुड़ागा। तो पहले 3 दिन का तो 100 रुपए फिक्स है देंगी, लेकिन उसके बाद 4 दिन का अलग से भाड़ा देंगी। 4 दिन का जो प्रतिदिन y रुपए जुड़ता रहेगा उनका, तो 4 डेज अलग से जुड़ेगा। यानी सोच सकते हो कि x प्लस 4, जैसे मैंने कहा 4 दिन अभी बचा हुआ है तो 4 दिन का y रुपए जुड़ेगा, यानी टोटल इतना भाड़ा हो जाएगा। और इसका पूरा वैल्यू कितना है, इसका पूरा वैल्यू है 27 रुपए, यानी इसका 7 दिनों का कुल भाड़ा, वही 7 दिन का कुल भाड़ा टोटल था कितना, 27 रुपए ही तो दिया है बुक में। तो यानी कह सकते हो x प्लस 4y, ये स्टेटमेंट के अनुसार और ये एक्चुअल में वैल्यू जो दिया है, इससे समीकरण ही बनता है। अब इसके बाद एक और नाम है सुशी। हाँ, कैसे लिखा है भाई, हाँ सुशी। तो यहां पर ऐसे कह सकते हो, सुशी जो है वो कितना ले रही है, तो वो 6 दिन तक यूज कर रही है। तो भाई एक दिन कम तो कुछ पैसा कम दिए, यानी 6 डे में वो पैसा दिए हैं। तो 6 डे के लिए यानी 6 दिन के लिए जब यूज किए हैं तो वो कुल कितना पैसा दिए, उसके लिए 21 रुपए दिए हैं, 21 रुपए। तो इनके लिए 3 दिन का, इनका भी तो 3 दिन का भाड़ा वो फिक्स है। तो 3 दिन का पहला भाड़ा कितना देंगी, पहले 3 दिन का तो 3 डे अलग से देंगी, फिर प्लस में कितना और बाकी बचा कितना, तो 3 दिन तो हो गया पहले का, फिर अगला 3 डे अलग से पैसा बनेगा। तो 3 दिन का पहले x बन जाएगा प्लस, और 3 दिन का 3y, क्योंकि अब 3 ही दिन हुआ तो y वाला जो पैसा है वो तो 3 ही दिन का बनेगा, 3y, और इससे बना कितना 21। बस मतलब हमें यही समीकरण, अब सोचो इन दोनों समीकरणों में x प्लस 4y इक्वल टू 27
x प्लस 3y इक्वल टू 21, क्या ये दोनों समीकरण मिल जाएंगे तो समीकरण का हल नहीं है, निकल जाएगा। इसी तरीके से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको समझने का खेल था। तो इसके हिसाब से अब मैं थोड़ा सा शब्दों में एकदम बढ़िया से बनाकर ऐसे लिख दूंगा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण यही रहेगा। ऐसे लिख दूंगा, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, नियत का मतलब फिक्स, नियत किराया कितना है, x रुपए x, तथा उसके बाद के प्रतिदिन किराया, याद रखना प्रतिदिन का किराया कितना है, y है, यानी प्रतिदिन का मतलब हर एक दिन उसके बाद y रुपए जुड़ता रहेगा। तो इतना शब्द आप पहले बना लीजिए। अब इसके बाद आप क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो कहेंगे सरिता द्वारा 7 दिनों का दिया कुल किराया इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 27। ये दिया भी है आंसर में, दिया यहाँ ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, दिया है ये 27 रुपए, लेकिन ये तो आपका दिया है। अब एक स्टेटमेंट के अनुसार भी बनाएंगे, हो जाएगा प्रथम दिन 3 दिन का, लिख सकते हो प्रथम 3 दिन का। अब उतना लिखने से अच्छा है यार, नहीं चलो लिख दे, प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस क्या हो जाएगा, शेष, यानी उसके बाद बचा कौन, 3 दिन के बाद 4 दिन, शेष 4 दिन का किराया, 4 दिन का किराया इक्वल टू कितना, वही हुआ 27। अब यह वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, 3 दिन का नियत जो किराया वो तो x है, प्लस कितना हर एक दिन का 4, तो यानी कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना 27। ये प्रथम समीकरण बना लो। इसी प्रकार कह सकते हो कौन है, सुशी द्वारा कितना 6 दिनों का दिया गया कुल किराया कितना है भाई, 21 रुपी, ये भी आपको दिया है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, इससे तुलना कर रहे हैं। अब इसके बाद यानी कह सकते हो इसमें भी प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस क्या हो जाएगा, शेष 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया इक्वल टू कितना 21। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 दिन का किराया x ही रुपए है, हाँ अगला 3 दिन का 3y हो जाएगा बराबर कितना 21। अब ये दूसरा समीकरण बना लिए और दोनों समीकरण में से एक समीकरण को घटा लो, अपने आप एक आंसर निकल आएगा। कह सकते हो कितना, समीकरण नंबर 1 माइनस 2 से घटाओ, 1 में से 2 घटा दो, तो 2 घटाओगे तो सोचो यहीं से x, ये वाला चिन्ह बदलेगा ना, ये पूरा यानी चिन्ह बदलेगा, वैसे ही डायरेक्ट काट लो, यानी x में से x कटा गायब हो गया, 4y में से 3y घटा कितना हो गया, 4y में से 3y घटेगा तो बस y बचेगा, और इधर 27 में से 21 गया, कितना 27 में से 21 घटेगा तो आएगा 6, y इक्वल टू कितना आ गया 6। अब y इक्वल टू 6 किस समीकरण में, किसी में रख दो, y बराबर 6 रुपए होने का मतलब प्रतिदिन का किराया है, ये प्रतिदिन का किराया है, यही तो है प्रतिदिन का किराया,
क्योंकि वाई को ही तो आप प्रतिदिन का किराया माने हो। किराया यानी हर जो प्रतिदिन का किराया वो 6 रुपए का है, और नियत किराया कितना हो जाएगा, तो नियत किराया के लिए हो जाएगा आपका, इस समीकरण में रख दो किसी, यानी समीकरण नंबर, या ऐसे लग सकते हो x बराबर जो सॉरी y बराबर आया ना, y बराबर 6। समीकरण नंबर किस में रखना चाहोगे, चाहे जिसमें रखोगे आंसर आएगा। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रख लो भाई, हो जाएगा x प्लस कितना 3y है, यानी 3 इंटू 6 बराबर 21, और ये 3 छक 18 होगा, 18 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 18 बराबर कितना, रुपए आ गया 3, यानी 3 दिन का किराया बस 3 रुपए है। उसके बाद प्रत्येक उससे ज्यादा ले रहे हो, ज्यादा रुपया बनाकर लिया जा रहा है। मेरे बताने का कुछ अलग मतलब था, पहले मैं ज्यादा रुपए बताया था, लेकिन उससे कोई मतलब, लाइब्रेरी कुछ खोलते हैं या किताबें खोलते हैं, पुस्तकालय खुला जाता है, तो कुछ जानबूझ कर शुरुआत के कुछ दिन आपको लुभावने के रूप में कुछ कम पैसे लगाए जाते हैं, ताकि कम से कम आप लोग पहले तो ले तो जाओ, उनका चले तो। इसीलिए शुरुआत के 3 दिन का बस 3 रुपए भाड़ा है, ये नियत भाड़ा है, याद रखना, नियत भाड़ा है, नियत किराया 3 दिन तक ले जाओ, बस 3 रुपए दो, उसके बाद प्रत्येक दिन 6 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस तरीके से आपका ये किराया है, तो आंसर आपका यही है। तो इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और अब चलेंगे हम चौथे चैप्टर पर। इसी के साथ साथ आज का सेशन खत्म हुआ। और आप अगर सब को वीडियो अच्छा लगता है और चीजें आपको समझ में आती है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, ताकि आप लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।